विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। आपने विजयनगर साम्राज्य की श्रृंखला के प्रति जितना प्यार, जितना उत्साह और जितना जोश दिखाया है, सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद। एक बार, अनेक बार, कई बार हार्दिक धन्यवाद। आज की टेस्ट सीरीज़ भी विशेष तौर पर विजयनगर साम्राज्य पर ही केंद्रित है और जल्दी से क्लास में सभी को आना चाहिए। कॉपी पेन लेकर अगर आप रेडी हो तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए समय हो चुका है आज की टेस्ट सीरीज का, आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला प्रश्न। आज के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं और मुझे बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में वारम क्या है। विकल्प हैं कृषि दासत्व या बुआई का तरीका, भूस्वामी एवं किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी या फिर भूमि की किस्मों का निर्धारण। मुझे बताइए। और यहाँ पर बहुत समय ना लेते हुए आप रिप्लाई तो कर दें और मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है भूस्वामी एवं किसान के बीच होने वाली कृषि उपज की हिस्सेदारी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2, जवाब आप सभी को देना है। कोई भी छात्र निष्क्रिय होकर नहीं बैठेगा। पढ़िए, मनुष्यों या दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा गया है। वारम कहा गया है, अथवन कहा गया है, शिष्ट कहा गया है या फिर वेसवग कहा गया है। और मुझे लग रहा है कि आज आप जवाब दे पाएंगे और सही जवाब है वेसवग। क्लियर? मुझे बताइए, मनुष्यों का या फिर दासों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? वेसवग। ऐसा कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में क्या मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ। अच्छा, मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या प्राचीन भारत में मौर्य काल में मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, हाँ या नहीं? मनुष्यों का क्रय विक्रय संभव था। मौर्य काल की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को बताइए, हाँ या नहीं। मौर्य काल में मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, हाँ या नहीं? तो सही जवाब है हाँ, होता था। और ये प्रश्न अमेजिंगली आपके चयन बोर्ड में इंटरव्यू में पूछा गया था। वो छात्र ने बाद में मुझे फोन किया, सर क्या होता था? मैंने कहा क्या बताया तुमने? बोले नहीं। मैंने कहा नहीं होता था। मैंने कहा बिल्कुल गलत हो गया, होता था। आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कार्षापण में खरीदा था। याद आई बात की नहीं? बात याद आ रही है कि नहीं? मुझे ये बताइए पहले आप। तो मौर्य काल में भी मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था। आचार्य कौटिल्य ने अपने दासों की संख्या में क्रीत दास, खरीदा गया दास, आत्मविक्रयी दास, खुद को बेचने वाला दास, इस तरह के दासों की चर्चा की है। इट मीन्स कि मौर्य काल में भी मनुष्यों का क्रय विक्रय संभव था। क्लियर? आगे बढ़ूं। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए। विजयनगर में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा था? 2 युग्म हैं। मैंने 2 प्रश्नों को एक साथ कंपाइल किया है, मिक्स किया है। महानवमी एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा एवं रामनवमी, ओणम, पोंगल, पोंगल एवं होली। मुझे बताइएगा और सभी रिप्लाई करें और मैं आपको बता रहा हूं सही जवाब है इसमें महानवमी एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस बात को याद रखिएगा, महानवमी। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है नवरात्रि, तो बिल्कुल ठीक है, नवरात्रि। ठीक है, ये त्यौहार विशेष तौर पे मनाए जाते थे विजयनगर में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष तौर पे मनाया जाता था।
तो अब नवरात्रि के विकल्पों में ना हो महानवमी, तो ध्यान रखिएगा महानवमी। क्लियर हो रहा है? दो प्रश्न मैंने यहाँ पे मिक्स किए हैं, अलग अलग समय पर पूछा गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है। छोटा सा प्रश्न है, विजयनगर में भू राजस्व को क्या कहा गया है? वारम, शिष्ट, अथवन या फिर वेसवग? बहुत समय नहीं लेना है मुझे, सब लोग रिप्लाई फटाफट कर दिया करिए। और यहाँ पे जवाब है शिष्ट। भू राजस्व को क्या कहा गया है? शिष्ट। मुझे लगता है इस बार इतना कुछ तैयार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपका, परीक्षा में गलती नहीं होगी। भू राजस्व को शिष्ट कहा गया है। अथवन केंद्रीय भू राजस्व विभाग था। अथवन केंद्रीय भू राजस्व विभाग था। ये जैसे जैसे प्रश्न आए हैं ना, वैसे वैसे मैंने कंप्लीट किया है। अलग अलग स्टेट्स के पेपर भी मैंने शामिल किए हैं। तो फिलहाल आइए देख लेते हैं अगला पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ें। इस सूचना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको एक दो बार और पहले भी किसी पेपर में दिया है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न शामिल हैं, तो मैंने कंक्लूड कर दिया है। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शानदार प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक को गज बेतेकर की उपाधि दी गई है? हरिहर, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय और देवराय द्वितीय। और आई थिंक सबने जवाब सही लगाया होगा, देवराय द्वितीय। और इसको मैंने आपको बताया था इंद्र का अवतार भी कहा गया है। ठीक है, इंद्र का अवतार भी कहा गया है। और आपके पास विजयनगर साम्राज्य से कुछ अनुत्तरित प्रश्न हो तो मुझे सेंड करिएगा, मैं जवाब दूंगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। विजयनगर में मदुरई विजयम नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे है? मदुरई विजयम ग्रंथ की रचना का श्रेय किसे है? मुझे जवाब दीजिएगा। गंगा देवी, अल्लाह सानी पेदन्ना, कृष्णदेवराय, तेनाली रामन। तो बिल्कुल जवाब आपकी तरफ से मुझे उम्मीद है सही आएगा। और यहाँ पर है कौन? गंगा देवी। गंगा देवी की रचना है मदुरई विजयम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को यूजीसी ने पूछा है, इस प्रश्न को यूपीएससी ने पूछा है, इस प्रश्न को असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। और कृष्णदेव राय की रचना आपको पता ही है, आमुक्त माल्यदेव, विशेष तौर पे जो अक्सर पूछी जाती है। तेनाली रामन की पुस्तक पांडुरंग महामात्यम है, हमेशा पूछी गई है। और अल्लाह सानी पेदन्ना की रचना मुझे बताइए, मनुचरितम है। मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और आई थिंक अब ये डाउट्स धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे हैं। अगले प्रश्न को देखें। इस प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर के किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी महाराज का चित्रांकन हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या बात है भाई। विजयनगर के किस शासक के सिक्कों पर हनुमान जी महाराज का चित्रांकन हुआ है? हरिहर हैं, देवराय प्रथम हैं, कृष्णदेवराय हैं या फिर देवराय द्वितीय हैं? मुझे बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए और गलती नहीं होनी चाहिए। और सही जवाब है यहाँ पर हरिहर। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है यहाँ पर हरिहर। क्लियर हो रहा है? और मैंने शायद ये डिस्कस भी किया था कि लक्ष्मी नारायण का चित्रांकन किसके सिक्कों पर हुआ है। आप जवाब दीजिए, मैंने जवाब दिया है इसके पहले। लक्ष्मी नारायण का चित्रांकन विजयनगर के किस शासक के सिक्कों पर हुआ है? सभी लोग जवाब दीजिए, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं फिलहाल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैं फिलहाल आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बोर्ड आपको जवाब दे रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए इस इंफॉर्मेशन का, ध्यान से देखिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्रांकन मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है आपके लिए, सदाशिव राय के सिक्कों पर है। क्लियर है? मेरी क्लास आपके लिए कैसी है? इसमें और क्या सुधार संभव हैं, मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो ये क्लास बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी।
आप सब निष्क्रिय मत रहिए, मुझे बताइए कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है। इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। आप लोग इस क्लास को लाइक करने में भी संकोच करते हैं। इतना सहयोग करिए कि इस क्लास को शेयर करिए, कम से कम अपने मित्रों को जोड़िए इस क्लास के साथ। इतना सहयोग कर सकते हैं। मेरी ऊर्जा और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए आपका ये सहयोग भी आवश्यक है। कम से कम इसको लाइक तो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, बढ़िया से कुछ सुधार चाहिए वो बता सकते हैं। इसमें कतई कोताही मत करिए। अगला देखिए आप, ये कह रहा है राम सिया का चित्रांकन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी देखिए, राम सिया का मुगल शासक अकबर के सिक्कों पर है। राम सिया का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? मुगल शासक अकबर के सिक्कों पर है। और मैं बताना चाहता हूँ, शायद अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे भारतीय इतिहास की मुद्रा प्रणाली को भी आपसे डिस्कस करूँगा। लगभग 150 से 200 सिक्के, और वजन कब चलते थे, किसका चित्रांकन है, कैसी डेवलपमेंट हुआ है, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे आप रिप्लाई करिएगा। फिलहाल अगला देखिए, माँ लक्ष्मी का चित्रांकन। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी 20 बार आया है। मोहम्मद गौरी के द्वारा पुनरांकित करवाए गए सिक्कों पर है माँ लक्ष्मी का चित्रांकन। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, राक्षसी टांगड़ी, बन्नी हट्टी या फिर ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? डेट देखिए, 23-25 जनवरी 1565, 14 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556, 23 जनवरी 1556। जवाब आ ही जाएगा। जब 1565 आपको पता है तो जवाब आ जाएगा इसमें 23 जनवरी 1565। क्लियर है? 23 से 25 जनवरी 1565, ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गई है। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसको राक्षसी टांगड़ी या फिर बन्नी हट्टी या फिर ताली कोटा का युद्ध भी कहा गया है। कब हुआ है? तो वो 23 जनवरी या 25 जनवरी 1565। ये बात क्लियर हो रही है। मुझे ये बताइए, 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध है? 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति का दिन है भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध है। क्लियर हो रहा है? 5 नवंबर 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध है। पानीपत का द्वितीय युद्ध है। ध्यान रखिएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में एक प्रश्न ऐसा आया है कि वास्तविक सेनापति कौन था? वास्तविक सेनापति कौन था? युद्ध भूमि में मराठा सेना का नेतृत्व किसके पास था? तो ध्यान रखिएगा, नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के पास है। नाम मात्र का सेनापति, प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति किसे मिली है? वो विश्वासराव भाऊ को मिली है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं थे। उसे केवल नाम मात्र का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन युद्ध भूमि में वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के पास था। इस प्रश्न को गलत मत करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी विजयनगर के सिक्कों से है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का कौन सा था? वो हूण है, दीनार है, वराह है या फिर क्रूजेडो है? जवाब आना चाहिए कौन सा सिक्का है, और जवाब है यहाँ पे वराह। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का है वराह। आप ध्यान रखिएगा, हूण सिक्का विजयनगर में भी है और ये मराठा साम्राज्य में भी दिखाई पड़ता है कि किन राज्यों की आय कितने लाख हूण थी। हूण मतलब वो मुद्रा की इकाई, मराठों में भी दिखाई पड़ती है। क्रूजेडो भारत में प्रचलित एक पुर्तगाली सिक्का था। ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सिक्कों से जुड़े हुए ये प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है, धैर्य के साथ पढ़िए। विजयनगर जैसा नगर संसार में नहीं है, फिर डैश डैश। यह नगर 7 दीवारों से घिरा है तथा यहाँ पर 300 बंदरगाह हैं।
यह वक्तव्य 3 स्टेटमेंट हैं, मैंने मिक्स किए हैं, एक ही आदमी से, एक ही यात्री से संबंधित हैं। मुझे बता पाएंगे किसका है? निकोली कोंटी, अथेनियस नेक्टिन, डोमिंगो पायस या फिर अब्दुल रज्जाक। विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें, कौन कहता है? बताइए। ये प्रश्न कई बार आया है और जवाब मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन में गलत जवाब देने की कोशिश मत करेगा। और यहां पर जवाब है अब्दुल रज्जाक। 300 बंदरगाहें। ये प्रश्न बहुत बार आया है, क्या पता ये सिंगल लाइनर प्रश्न पीजीटी में आ जाए। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन 11 देखिए। विजयनगर में जो प्रशासनिक विभाजन है उसमें एक शब्द आता है, एक टर्म आता है मेलाग्राम। मेलाग्राम कितने गांव का समूह होता था, या मेलाग्राम में कितने गांव शामिल होते थे? 10, 25, 50 या 100? 10, 25, 50 या 100? मुझे बताइए। 10, 25, 50 या 100? और यहाँ पर सही जवाब है 50 गांव शामिल होते थे। मेलाग्राम में कितने गांव शामिल होते थे? तो सही जवाब है 50 गांव शामिल होते थे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके लिए एक बुकलेट, एक परीक्षोपयोगी बुकलेट तैयार की गई है, जो 250 पन्नों की बुकलेट है, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के समस्त महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इस बुकलेट को आप परीक्षोपयोगी दृष्टि से रिविजनरी बुकलेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इस बुकलेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर में दी गई कुछ विशेष सेवाओं के बदले गांव में दी जाने वाली करमुक्त भूमि को क्या कहा गया है? मुझे जवाब चाहिए और मुझे उम्मीद है शायद गलत भी कर सकते हैं। विजयनगर में दी गई कुछ विशेष सेवाओं के बदले गांव में दी जाने वाली करमुक्त भूमि क्या कहलाती थी? जीवित, ब्रह्मदेय, उम्बली या फिर इरैल? बहुत से लोग हो सकता है जवाब दीजिए भाई। और मैं आपको बताता हूं, सही जवाब है उम्बली। सही जवाब है उम्बली। बहुत करीबी जवाब है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इरैल भी है। पहले तो ये देखिए कि कुछ विशेष सेवाओं के बदले, विजयनगर की बात कर रहा हूं, ये करमुक्त भूमि, ये विजयनगर की बात, ये टॉपिक विजयनगर का है। विजयनगर में उम्बली कही गई है, विजयनगर में उम्बली कही गई है। और इरैल चोल काल में सामान्य करमुक्त भूमि की संज्ञा, करमुक्त भूमियों को क्या कहा गया है? करमुक्त भूमियों को इरैल कहा गया है चोल काल में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चोल काल में सामान्य करमुक्त भूमियों को क्या कहा गया है? इरैल कहा गया है। क्लियर हो रही है बात? और फिर याद रखिएगा, ब्रह्मदेय डिस्कस नहीं करूंगा। जीवित, जीवित क्या है? चोल काल में वेतन के बदले दी गई करमुक्त भूमि, वेतन के बदले दी गई करमुक्त भूमि को जीवित कहा गया है। इस बात को लेकर भी छात्रों में बहुत कन्फ्यूज़न था। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो उसमें ये जीवित को लेकर कन्फ्यूज़न था, आप लोगों ने ही भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, चोल काल में जो वेतन के बदले करमुक्त भूमि दी जाती थी उसे जीवित कहा गया है। चोल काल में करमुक्त भूमि की सामान्य संज्ञा इरैल है। और विजयनगर में कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि को उम्बली कहा गया है। इस प्रकार आज की टेस्ट सीरीज को समाप्त करने की उद्घोषणा करता हूं। अगले टॉपिक में शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। इतनी ऊर्जा और धैर्य के साथ आप लोग बैठे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अगले लेक्चर में आने तक मुझे विदा दें। धन्यवाद।